हेलो जेनेथियंस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज योर टीचर प्रांजल डगराल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट यूजी 2026 के फिजिक्स सेक्शन के सॉल्यूशंस का पार्ट 2। सो मेक श्योर यू हैव वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट एज वेल सो दैट यू कैन कनेक्ट with this video as well. And do not forget to like the video and subscribe to the channel for more upcoming videos. And do share this video with your NEET friends or JEE friends so that they can make the competitive exam preparation even better. So without any delay, let's get started with the video. पहला क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के बाद जब इस कंटिन्यूशन में है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर, ये फिगर दे रखी है, द पोजीशन ऑफ द सेल ई एंड गैल्वेनोमीटर जी आर इंटरचेंज्ड। सो गैल्वेनोमीटर में क्या चेंज आएगा, राइट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का। मीटर ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही आप कह सकते हैं केस होता है, या फिर दोनों इक्विवेलेंट ही होते हैं, अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं। इंटरचेंज करने पे सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को बैलेंस कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, ऑब्जर्वेशन तो यही होगी कि गैल्वेनोमीटर में ओरिजिनल जो बैलेंस पॉइंट है वहां तो कोई चेंज नहीं आएगा डिफ्लेक्शन में, वहां कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट ऑन आइदर साइड ऑफ द बैलेंस पॉइंट डिफ्लेक्शन होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन at balance point there will be no deflection. Question number 23. A flask contains argon and chlorine and blah 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 blah. मैं इस सब पे ध्यान इसलिए नहीं दे रहा है, डायरेक्ट एटॉमिक मास पे जंप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है जब हम वी आर एम एस की बात करें, इधर हमने वी आर एम एस हमें पूछा है वी आर एम एस का रेशियो, तो हमें सिर्फ एटॉमिक मास ऑफ द गैसेस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट 3 RT/m। जब दे रखा है कि भैया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी अपना कांस्टेंट है, तो इनवर्सली विद द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मासेस हमारी वी आर एम एस चेंज करेगी। तो रेशियो के लिए सिंपल सिंपल हमने रेशियो इधर ले लिया 70 रूट अंडर रूट होल अंडर रूट 70/40, और ये सिंप्लीफाई होके रूट 7/2 बन गया। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। 24 देखते हैं। When the forward bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold voltage, the diode current increases significantly. ये तो सही बात है, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वही तो हमारी नी वोल्टेज होती है। एंड दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये तो गलत है भाई, देखा जाए तो ये करंट तो फॉरवर्ड करंट है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट तो नहीं हो सकता जब रिवर्स बायस का केस है ही नहीं। तो सिंपल है भाई, ऑप्शन नंबर ए और स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स इन दिस केस। 25 देखते हैं। फॉर अ ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव एक्स कॉमा टी की टर्म्स में दे रखी है 2 cos 2 pi 10 t, ये इधर माइनस होना चाहिए था, ओके। 0.0080 x प्लस 0.35, ये इक्वेशन ऑफ द हार्मोनिक वेव दे रखी है। एक्स वाई की यूनिट दे रखी है हमें। फेज डिफरेंस निकालना है 2 पॉइंट्स का सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर्स। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा फेज डिफरेंस इन वेव्स का। कैलकुलेशन ऐसी हुई थी, वेव वेक्टर के कैलकुलेट करा था हमने 2 पाई इंटू 0.0080 करके, तो वो 0.016 पाई रेडियन पर सेंटीमीटर आ गया था। के की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि वो फेज डिफरेंस के फॉर्मूले में काम आएगी। डिस्टेंस डेल्टा एक्स वो 0.5 मीटर हमें गिवन है, क्योंकि वही एक्चुअली क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही क्वेश्चन है। 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है, अभी यहाँ पे हमें सेंटीमीटर ही कंसिडर करनी है यूनिट। टाइम जो है वो सेकंड्स में है। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स लगाया, के की वैल्यू लिखी, डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखी, आंसर 0.8 पाई रेडियंस आ गया, तो जो कि फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट 26वां सवाल देखते हैं। Rectangular wire loop of sides 8 centimeter and 3 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the plane of the loop. The EMF developed across the, ये भी पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, पता है, क्योंकि इसमें सीधी सीधा मोशनल ईएमएफ का केस लग रहा है, क्योंकि हमसे ईएमएफ ही तो पूछा है। डेवलप्ड ईएमएफ डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड of the loop will be,
ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि शॉर्टर साइट इसने स्पेसिफाई कर दी। हालांकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कैलकुलेटिव है दिमाग लगाने लायक। खैर, ई इज इक्वल टू बी वी एल लगाना था सीधे। शॉर्टर साइड क्या है, ऑफ कोर्स 3 सेंटीमीटर वाली, और दैट वन इज द साइड ऑफ कोर्स विच इज कटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। वही हमें पूछा भी है। सीधे सीधे वैल्यूज डालो। 0.32 मीटर पर सेकंड में ज़रा कन्वर्ट कर देना इसे, तो 0.02 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एंड 0.03 मीटर में इसको भी कन्वर्ट कर देना 3 सेंटीमीटर को, एंड आपका आंसर आ जाएगा 1.8 10 की पावर -4 वोल्ट्स। इधर -4 होना चाहिए था, माय बैड। दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। 27th क्वेश्चन देखते हैं। थिन वायर ऑफ लेंथ L and linear mass density small m is bent into a circular ring with center C. The moment of inertia of the ring about an axis डबल वाई, ओ एक्चुअली वाई वाई डैश होना चाहिए था इसे। ओके, विल बी सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। आई हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। एक रिंग के लिए कैपिटल मास एम और रेडियस आर के साथ, प्लीज इसको डेंसिटी और मास को बस एम के चक्कर में कंफ्यूज मत करिएगा। 3/2 mr² होता है ये। हमें यूज यहाँ पे होगा जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, बट बीच में एक सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना ही पड़ेगा। एम इज इक्वल टू एम एल का। क्यों? क्योंकि डेंसिटी, मास डेंसिटी दे रखी है, थिन वायर ऑफ लेंथ दे रखा है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था मास डेंसिटी होती ही मास बाय लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी टू बी मोर स्पेसिफिक, है ना। लीनियर बोल रखा है तो लेंथ ज़्यादा यूज़ करेंगे। आर की वैल्यू जो है वो L/2 पाई है, क्योंकि L इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना। पैरामीटर की लेंथ है तो बेसिक फॉर्मूला है यार, है ना। तो दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट करा, 3 ml³/8 पाई स्क्वायर हो गया आंसर। इधर एक, इधर ना स्क्वायर इधर से हटा के पाई स्क्वायर। ऑल राइट, दिस बिकम्स द आंसर। 28th क्वेश्चन देखते हैं। A resistor is connected to a battery of 12 volt EMF and internal resistance 2 ohm. If the current in the circuit is 0.6 ampere, the terminal voltage का तो सीधा फॉर्मूला होता है ना, V is equal to स्मॉल e माइनस आई आर, राइट। इधर हमें अगर वोल्टेज दे रखी है, एक सेल दे रखा है, इधर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमें क्या दे रखी है, 2 ohms दे रखी है। इसके अक्रॉस एक अक्रॉस सॉरी एक रेजिस्टर लगा है ना। और यस, द करंट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी पूछा है ना। ऐसी कुछ सीन है। सो टर्मिनल वोल्टेज, यस, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इधर इसको स्मॉल ई भी लिख सकते थे बट चलो कोई नहीं, कैपिटल ई लिखा है। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस 0.6 एम्पियर इंटू 2 ohms। फॉर्मूला लगाया हमने सीधा, तो V की वैल्यू 10.8 वोल्ट निकल के आ गई, राइट। इसकी तरफ नहीं पॉइंट करेंगे हम, इसकी तरफ पॉइंट करेंगे। V की वैल्यू निकल के आ गई, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। When a ruler falls vertically, 5 different persons catch it with different reaction times. What is the correct order of the distance? भाई, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। जितना उसको टाइम ज्यादा लग रहा है रूलर कैच करने में, आई एम रियली सॉरी, रूलर कैच करने में जितना ज्यादा टाइम लग रहा है उसे, उतनी ज्यादा तो डिस्टेंस कवर कर रहा है रूलर, है ना, हर एक पर्सन के लिए। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा कम टाइम किसको लग रहा है कैच करने में। इधर देख सकते हैं हम, पर्सन सी को कम सबसे ज्यादा कम टाइम लग रहा है, एंड पर्सन डी को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो सी और बी तो एंड पोजीशंस पे हमारे कंफर्म हो गए, है ना। तो यहीं से ये और ये तो खत्म हो गए। सी को सबसे कम टाइम लगाना कैच करने में, तो ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सी विल बी द लीस्ट एंड बी विल द ग्रेटेस्ट। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 30th क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर स्पीड दे के फ्लाई व्हील की चेंज करिए 600 आरपीएम से 1200 इन 10 सेकेंड्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फ्लाई व्हील ड्यूरिंग दिस टाइम कितना होगा। इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकाल लो यार, 600/60 करके, रिवोल्यू है ना, आरपीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम उसको। दूसरी फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट कर लिया आरपीएस में, क्योंकि हमें सेकंड्स में दे रखा है यहाँ पे, है कि नहीं। एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई दोनों की, 10 + 20/2 15, और 15 × 10 कर दिया 150, टोटल रेवोल्यूशन निकालने के लिए, राइट।
सिंपल यूनिटरी मेथड काइंड ऑफ, है ना। तो सेकंड 150 इज द करेक्ट ऑप्शन। द फिगर, फिर 31st क्वेश्चन पे आते हैं। द फिगर बिलो शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस, ये सब नहीं पढ़ूंगा मैं, हमको पता है ऑलरेडी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। बट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी विद डिस्टेंस आर क्या होता है ना। एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इन द रीजन, एक्सिस ऑफ द कंडक्टर हमें याद रखना है कि जब भी ग्राफ बनेगा लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर का, उसके एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड का, वो लीनियर इंक्रीज करेगा उसके रेडियस तक, फिर हाइपरबोलिक डिक्रीज करेगा उसके आउटसाइड द रेडियस से, है ना। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हाइपरबोलिक डीके इस ग्राफ में हो रहा है एंड लीनियर इंक्रीज भी इसी ग्राफ में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के ग्राफ में। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि ऑप्शंस इंटरचेंज थे ओरिजिनल एग्जाम में, तो उसको अभी थोड़ा साइड करते हैं। अभी हम सिर्फ ऑप्शंस देखेंगे, कंटेंट देखेंगे ऑप्शंस के अंदर क्या है। पर्टिकुलैरिटीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या इंटरचेंज हुआ था इन सब में से, ठीक है। खैर स्टेटमेंट्स देखते हैं। ए मास नंबर गिवन है हमको, ओके। वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। क्या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर के प्रोपोर्शनल होती है? बिल्कुल होती है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का क्यूब रूट। अरे जब ए हमने बोल दिया तो इन्हें इन्हीं कंडीशंस क्यों आ रही हैं भाई, गलत हो गया। सी, द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। जरूरी नहीं है ना, क्योंकि मास डिफेक्ट में तो न्यूक्लियॉन्स आते हैं ना खाली, और अपने पास जो पूरा एटम है उसमें तो भैया इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को भी उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। मास डिफेक्ट में हम खाली न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से रिलेट कर सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है अपने, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट। न्यूक्लियॉन्स तो अपने यही होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ये बात जो है वो गलत हो गई, थोड़ा सा डीप सोच लग रही थी इसमें। एंड डी बोली गई है, द डिफरेंस इन मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। यस, दिस इज करेक्ट, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन आ गए अपने, यही प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये बात जो है सही हो गई। तो आप देख सकते हैं कि एक बात दे रखी है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी, दूसरी एक कॉन्ट्राडिक्टरी उसको कॉन्ट्राडिक्टरी, उसको लाइक उसकी जो यू कैन से उसकी यू नो जस्ट रिलेटेड बात दे रखी है हमको। तो ये ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट। तो जो मुझे ऑप्शन दिए गए थे उसके हिसाब से तो ए एंड डी आर ट्रू एंड बी एंड सी आर फॉल्स आ रहा है। ऑप्शन अगर चेंज हुए हो तो आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सविता नोट्स डाउन द डेटा टू कंप्लीट 30 ऑस्किलेशंस एट 60 सेकेंड्स, ओके, एंड हेंस कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम पूछिए क्या होगी बेस्ड ऑन दिस डेटा। पाई स्क्वायर की, अरे सब कुछ दे रखा है। अब देखो पाई स्क्वायर और जी की वाली दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कट रहा है। सेंस कर लेते हैं ना हम, कब कोई मतलब पता चल जाता है कि कब कट रहा है। तो आप ऑप्शंस देख के भी बता सकते हो कि भैया कट रहा है ना। ऑप्शंस देख के बता दो, वरना हम तो ऐसे भी बता देते हैं कि कब कट रहा है, राइट। खैर सिंपल पेंडुलम इसी से हमने कैलकुलेट करी। टाइम पीरियड को 2 सेकेंड्स बना लिया कि पर ऑस्किलेशन, और 2 पाई रूट L/G का सिंपल सा फॉर्मूला लगाया। भैया ध्यान से देखो, तो 1 हमें दे ही रखा था, T=, 1 यूज करके पाई स्क्वेयर L/9.8, सब कुछ इक्वेट करो। मैंने बोला था ना कट रहा है, कट गया, और L=1 मीटर आ गया आंसर, ठीक है। सो दैट वाज प्रिटी कट गया क्वेश्चन। नेक्स्ट,
34th 1 ईयर कैलिपर्स का क्वेश्चन है। 21 ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 16 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, डिवीजन की लेंथ 1 मिलीमीटर दे रखी है। एलसी पूछा है 1 ईयर कैलिपर्स का। भैया 1 एमएसडी दे रखी थी। ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ये मेन स्केल डिवीजन है। मैं फिर बता दूं, 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD, मतलब 1 VSD इज इक्वल टू 0.8 MSD। फिर से हमने क्या यूज करा, यूनिटरी मेथड, 0.8 मिलीमीटर के इक्वेट कर दिया। लीस्ट काउंट क्या हो गई, द डिफरेंस बिटवीन 1 MSD एंड 1 VSD, जो कि 0.2 mm आ गया, 0.02 सेंटीमीटर्स। राइट, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 0.02 सेंटीमीटर्स। इजी। नेक्स्ट 35th, each side of a metallic cube of mass इतना is measured to be 9 centimeter, keeping the significant figure। significant figures का क्वेश्चन है, यानी कि भैया गंदी कैलकुलेशन आ सकती है। राइट, x इंटू 10 की पावर 8 kg मीटर टू द पावर 3, where the value of x is। भैया x को निकालते मत फिरना, सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि इट विल रिटेन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन the numbers which you are using for calculation, right। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेशन में किसकी यूज हो रही है, लेंथ की। सिर्फ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि कह सकते हो आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज हो रही है। राइट, 9 सेंटीमीटर में। सो एज द रिजल्ट राउंड ऑफ करना था आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ये दो ऑप्शन वैसे ही कट गए। हाँ, कैलकुलेशन इसमें लगेगी क्योंकि 7.6 और 0.7 में आपको डिफरेंस करना था। तो हाँ भाई, कैलकुलेशन तो लगेगी, 7.7 आ जाएगा आंसर। फोर्थ ऑप्शन। In interference and diffraction, next question. In interference and diffraction, the light energy is redistributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe, it increases in another region, producing a bright fringe. Okay, एक स्टेटमेंट दे रखी है हमको, ठीक है, गिवन फैक्ट है। दो स्टेटमेंट्स है। As there is no gain or loss of energy, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy. Okay, and diffraction and interference are characteristics exhibited only by light waves. साइंस में कभी ओनली शब्द नहीं लगता, जनरली ओनली शब्द नहीं लगता, क्योंकि बहुत कुछ चीजें पॉसिबल होती है ना। कब कौन किसकी डिस्कवरी को डिस्प्रूव कर दे, यू नेवर नो। सो खैर, ये मैं ऐसे ही कह रहा था, ओनली हो भी सकता है, बट इसको देख के मैं कह सकता हूँ, स्टेटमेंट बी को देख के, कि भैया ये चीज तो गलत है, क्योंकि डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट वेव्स नहीं देती है, साउंड, वाटर और दूसरी वेव्स भी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दे सकती है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी हाँ, फॉलो हो रहा है, क्योंकि क्रिएशन डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। यस, इट अबाइड्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए इज ट्रू एंड बी इज, बट बी इज फॉल्स। यस, बहुत आसान क्वेश्चन। 37 देखते हैं। 5 कैपेसिटर्स दे रखे हैं, है ना। सी अब 10 माइक्रोफराड दे रखे हैं हमें, राइट। एंड एक मिनट, 1 सेकेंड, इनमें से कुछ कैपेसिटर्स की सेम है और C5 की शायद से डिफरेंट कैपेसिटेंस होनी चाहिए। यस, आई थिंक सो, C5 की कैपेसिटेंस अलग होनी चाहिए। आई थिंक सो, आई विल चेक दिस क्वेश्चन, ओके। क्योंकि मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, मुझे C5 की कैपेसिटेंस ही लग रही है कि अलग होगी। C1 C2 C3 C4 तो मेरे हिसाब से सेम ही होने चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली। C3 C4 विल चेंज एंड C5 की कैपेसिटेंस अलग है ना। बैटरी 50 वोल्ट से कनेक्ट करती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी और जो है चार्जेस निकालना था ऑन ईच कैपेसिटर। भैया जिनकी कैपेसिटेंस सेम है वो सेम चार्ज स्टोर कर रहे हैं, है ना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन या ऑब्जर्व की जा सकती है, तो C5 पे कोई चार्ज होगा नहीं, है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूंगा, 5 माइक्रोफराड आएगी, Q इज इक्वल टू CV लगा के 250 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। स्प्लिट्स इक्वली इनटू टू पैरेलल ब्रांचेस, 125 माइक्रोकूलम्स ईच। तो 5 माइक्रोफराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई और 125 माइक्रोकूलम इन कैपेसिटेंस में चला गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 38। ऑल्दो मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करूंगा, यहाँ डेटा काफी इनकम्प्लीट सा दिया गया है। आप में से किसी के पास अगर नीट का एग्जाम पेपर हो तो प्लीज उसको शेयर करिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इफ पॉसिबल। खैर,
वो ताकि हम सेट्स भी वेरीफाई कर सके, राइट। सो 30th क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ई और टी का ग्राफ पूछा है। भैया रिलेशन मान दो सीधा, है ना। v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ हम सबको पता है कैसा होता है, राइट। हमेशा के ही पॉजिटिव शुरू होगी, हमें प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है भैया, खाली मास कहाँ ही ग्राफ पे दिखेगा, है ना। स्टार्ट्स एट मैक्सिमम एंड कंप्लीट्स 2 साइकिल्स फॉर एवरी 1 साइकिल ऑफ द पेंडुलम। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राइट। सिंपल कॉस का ग्राफ नहीं चलेगा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ चलेगा इस केस में, ठीक है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ चलेगा, टी अंदर आ चुका है तो आप लीनियर रिलेशन मान मान सकते हैं। 39 देखते हैं, अ रूम हीटर इज रेटेड 400 वॉट एट 220 volts, if the supply voltage drops to 200 volt, what will be the power consumed? तो भैया हीट पावर कंजम्पशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, वी स्क्वायर बाय आर वाला, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। डायरेक्ट लगाओगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे पहले तो 120 ओम, 121 ओम, आई एम सॉरी। न्यू पावर आ जाएगी पी डैश 200 स्क्वायर बाय 121, 330.57, अप्रोक्सीमेट करोगे 331 आ जाएगी, 331 वॉट्स। देख सकते हो कि जो पावर है वो वोल्टेज घटाने पे भी घट गई है, ठीक है, पावर कंज्यूम्ड। 40th क्वेश्चन देखते हैं, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक टू रीच द पीक वैल्यू? करंट को पीक वैल्यू जाने में कितना टाइम लगेगा? इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमको ये बात पता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ। तो नीट हम देख सकते हैं यार, मैं तो इतनी देर से देख ही रहा हूँ कि काफी फॉर्मूला बेस्ड जो है एग्जाम आता है, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूलाज लगा रहे हैं हम, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो कैलकुलेशन करेंगे कि पीक वैल्यू जब जीरो टू रीच द पीक वैल्यू फ्रॉम जीरो, फेज जो है ओमेगा टी का वो पाई बाय 2 रेडियंस होगा, राइट। उसे पाई बाय 2 रेडियंस होना पड़ेगा जब वो पीक पे पहुंचेगा, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लगाया, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया, इंटू टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 करके 1/240 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाई से पाई डायरेक्ट कट जाएगा, फिर से कटने वाला सवाल आ चुका है, 1/240 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। Which of the following statements are correct? Next question. Inside a conductor, electrostatic field is zero. देखते हैं. The electric field at the surface of a charged conductor does not depend on surface charge density. Okay. The interior of a charged conductor can have no excess charge in the static situation. ये तो बिल्कुल NCERT से छापी हुई लाइन है. At the surface of a charged conductor, the electrostatic field must be normal to the surface at every point. Okay. Equipotential surface की condition दे रहा है ये शायद. खैर देखते हैं. The electrostatic potential is zero everywhere inside a charged conductor. स्टेटमेंट ए तो भैया देखो करेक्ट रहेगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जिस वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। बी की बात करो, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी से तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना अपना, बी गलत हो गई। डी सी देखोगे तो पहले ही करेक्ट बोल रखी है, डी देखो तो भैया करेक्ट है, क्योंकि फील्ड अगर नॉर्मल नहीं होती तो चार्ज अलोंग द सरफेस मूव कर रहे होते, राइट। वही इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली कंडीशन कह सकते हो आप, है ना। ई देखोगे तो इनकरेक्ट है, क्योंकि पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सरफेस पोटेंशियल थ्रू आउट द इंटीरियर। जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। डीवी बाई डी टी, ई हमें पता है डीवी बाई डी टी होता है, डीवी बाई डी टी अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी जीरो है, ठीक है। डीवी बाई डी टी अगर जीरो है तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि v इज इक्वल टू जीरो, ये इम्प्लाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। तो अपना ए सी और डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 42 पे आते हैं, सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग फिर से है, सिंपल, बहुत सिंपल मैच द फॉलोइंग यार, वेव ऑप्टिक्स का। माइक्रोवेव्स कैसे बनती है? क्लिस्ट्रॉन वॉल्व से, क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन वॉल्व से, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे डायरेक्ट लिखा हुआ है उसी में। विजिबल लाइट देखोगे कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इधर उधर उधम काटने से।
गामा रेज देखोगे, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। हल्क किससे बना था? गामा रेज से, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के डीके से हल्क बना था। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। इंफ्रारेड रेस, भाई एक ही ऑप्शन बचा है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अपने क्या हो गया आंसर? ए का हो गया 4, बी का हो गया 1 एंड C2D3। ऑल राइट। 43rd देखते हैं। यूनिफॉर्म मेटालिक वायर रेजिस्टेंस 4 ohm bent to form a square loop ABCD. Resistance of 2 ohm is connected between points B and D, and a battery of 2 volt is connected across point A and C. Okay, now the amount of current I is, भैया देखो, ब्रिज कंडीशन लगाओ यहाँ भी। 2 ohm रेजिस्टेंस अक्रॉस बी एंड डी है। आर ए बी बाय आर ए डी करोगे अगर, जो ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का जो रेशियो लोगे ना अगर आप, और इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो लोगे, तो ये दोनों इक्वली आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हीट स्टोन ब्रिज। कितने क्वेश्चन, जितने मेरे हिसाब से जितने करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन है ना, एक आध पावर को छोड़ के, सारे के सारे व्हीट स्टोन ब्रिज से आए हैं। इनफैक्ट कैपेसिटर में भी इन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट ही यूज करे हैं। सो व्हीट स्टोन ब्रिज में होगा क्या? नो करंट फ्लोज थ्रू द 2 ohm रेजिस्टेंस, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि बीच वाले में जो गैल्वेनोमीटर लगा हो उससे करंट फ्लो ही नहीं होता, तो यहाँ 2 ohm रेजिस्टेंस से करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दोगे व्हीट स्टोन वाले सर्किट को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ohm आ जाएगी, टोटल करंट 2/1 2 एम्पियर आ जाएगा। एंड लास्ट टू क्वेश्चंस आते हैं। एन अननोन न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर डेंसिटी इतना, सॉरी थोड़ा गलत चला गया। न्यूक्लियर डेंसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, उसका मास नंबर ए निकालना है हमको। तो भैया मास नंबर ए इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, राइट। मास ऑफ अ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली ए इंटू यू। यू क्या होता है? अपना यूनिफाइड मास टाइप है ना, 1.66 10 की पावर माइनस 27 kg, राइट। प्रोटॉन का मास कैलकुलेशन करोगे, A is equal to m by 1.66 into 10 की पावर माइनस 27, 19.926 by 1.66 अप्रॉक्स करोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लगना था? कुछ नहीं, यूनिफाइड मास की वैल्यू आपको अगर पता है तो आप कर लोगे, राइट। काफी हद तक कर लोगे आप। ठीक है, तो 45 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सिंपल सिंपल फॉर्मूले पूछे, हद ही हो गई है। यंग्स मॉड्यूलस पूछा है, क्या होता है यंग्स मॉड्यूलस? FL बाई ए डेल्टा एल। 11th के बच्चे बच्चे को पता है भाई, है ना। दोनों को काट दो, कट गए इन दोनों का, गुड। बी 3 या 4 बचा है ना, कंप्रेसिबिलिटी, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाई वी, है ना। कंप्रेसिबिलिटी तो ये हो गई, बल्क मॉड्यूलस इसका डायरेक्ट उल्टा हो गया, है ना। बल्क मॉड्यूलस हो गया आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक बचा वो हुआ अपना पॉइजन्स रेशियो, ऊपर दे रखा है भाई। कुछ नहीं होता, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन होता है, पॉइजन्स रेशियो, बस। तो आपको यंग्स मॉडुलस पॉइजन रेशियो तो पता ही होगा, राइट। वही, अच्छा, बड़ा क्लेवर है, इसने पहले ही इजी इजी वालों को मैच करवा रखा है इधर। तो आपको कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस का बस पता होना चाहिए, तो आप कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑफ फिजिक्स सेक्शन सॉल्यूशंस ऑफ नीट यूजी 2026। अगर आपको दोनों पार्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना दोनों वीडियोस को, और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करने वाले दोस्तों को, ताकि सबका भला हो यार। गेट कीप करके क्या ही होगा, राइट। एंड पढ़ते रहो, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड इफ यू वांट द केमिस्ट्री सॉल्यूशंस ऑफ नीट यूजी 2026, तो कमेंट सेक्शन में केमिस्ट्री लिखना मत भूलना, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर ऑन, ठीक है गाइस। और कटना कटाना मत, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चंस में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। तो बाय बाय जेनेथियंस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।